नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आरजू साई। खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। तो बीजेपी ने कल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 सीटों के नामों का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद से बीजेपी में अब बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नाभा, सुखविंदर सिंह शोरान बीजेपी किसान मोर्चा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये इनका इस्तीफा। साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष सीमा गैबीपुर का इस्तीफा। करण देव काम्बोज जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के, इनका भी इस्तीफा सामने आया है। शमशेर गिल जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी है। तो हरियाणा बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी की, जिसके बाद ये बगावती सुर सुनने को मिल रहे थे। और आखिरकार अब खबर ये आ रही है कि कई बड़े नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो हरियाणा बीजेपी में फिलहाल इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। लगातार अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। अब तक कई लोग इस्तीफा दे चुके हैं। सुखविंदर सिंह शोरान इस्तीफा दे चुके हैं, जो बीजेपी किसान मोर्चा हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और चलिए अब एक नजर डालते हैं हरियाणा बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई है उसकी बड़ी बातें क्या हैं। तो 90 में से 67 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं। सीएम नायब सैनी की सीट बदल दी गई है। अब करनाल की जगह वो लाडवा सीट से उम्मीदवार हैं। साथ ही अनिल विज एक बार फिर से अंबाला से ही उम्मीदवार बनाए गए हैं। 9 मौजूदा विधायकों का टिकट कटा है। तो नाराजगी की ये भी एक बड़ी वजह है। तो शाम से श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी है श्रुति। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को अटेली से टिकट मिला है। तो कई नेताओं के बच्चों को भी बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है। जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को टिकट दिया है। तो दल बदलुओं को भी टिकट मिला है। हुचाना से दुष्यंत चौटाला के खिलाफ देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को उतारा गया। नवीन जिंदल के परिवार को हिसार से टिकट नहीं दिया गया है। एक बड़ी वजह यहां पर कार्यकर्ताओं में बगावत की ये भी है। साथ ही करनाल से जगमोहन आनंद को टिकट दिया गया है। जगमोहन आनंद पूर्व सीएम खट्टर के मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे हैं। साथ ही कई युवा चेहरों को भी टिकट मिला है। तो अपने आप में बेहद खास है ये 67 उम्मीदवारों वाली लिस्ट जो बीजेपी ने कल जारी की। इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, कई युवा चेहरे शामिल हैं, कई नेताओं के बच्चे भी शामिल हैं। उधर योगेश्वर दत्त गोहाना से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने वहां से पूर्व सांसद अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया। इसे लेकर योगेश्वर दत्त ने ट्वीट भी किया और लिखा, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं की ले ये परीक्षा तेरी, तो खुद की खोज में निकल। साथ ही हैशटैग उन्होंने लगाया है स्पोर्ट्स लाइफ। तो आपको बता दें कि नाराजगी के सुर उठना शुरू हो चुके हैं। अब इसी लिस्ट पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह शोरान जो एडिटर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगदीप सिंधु, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं रविंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। जो ये लिस्ट है 67 उम्मीदवारों की, क्या संदेश छुपा हुआ है बीजेपी का इस लिस्ट में? देखिए, बीजेपी की जो लिस्ट आई है एक संतुलित लिस्ट लग रही है। जो लोग जीतने की संभावना जिनकी है उनको ज्यादा टिकटें दी गई है। थोड़ा बहुत जो आपने जिक्र किया है कि विरोध हो रहा है, ये सामान्य है। मुझे लगता है जब कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आएगी तब भी इस तरह का देखने को मिलेगा, और हर साल हर चुनाव में इस तरह की भगदड़ हम लोगों को देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है उस तरह का ही है। बाकी जिस तरह जो 10 साल से बीजेपी का शासन रहा है उसका रिफ्लेक्शन जमीन पर है। और जो जिताऊ चेहरे थे, जो प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, अमित शाह ने भी कई बार बोला है, जो जिताऊ चेहरा होगा पार्टी उसको टिकट देती है। सर्वेक्षण भी पार्टी ने कराए हैं, तो उन सर्वेक्षण को भी आधार बनाया गया है। और देखिए, आरती राव को टिकट दिया गया है जो मजबूत उम्मीदवार हैं। श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया है, वो मजबूत उम्मीदवार हैं। और कई जो हाल ही में मजबूत उम्मीदवार जो हाल ही में आए थे अलग दूसरी पार्टियों को छोड़ के, उनको भी एकोमोडेट किया गया है। तो एक समावेश दिख रहा है उन लोगों का जिनकी ज्यादा जीतने की संभावना है, चाहे वो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता रहे हों या बाहर से आए हों। तो उस तरह का एक संतुलित जैसी लिस्ट देखने को मिल रही है। लेकिन जब टिकटों का बंटवारा होता है तो जाहिर है कुछ लोग नाराज होते हैं, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। अभी जो भी कांग्रेस पार्टी की लिस्ट आएगी, देखिए उसका भी इंतजार आप कीजिए, तो उसमें होगा। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की है, उससे फाइट करना है। जो परिवर्तन किया गया था लीडरशिप का, उसको भी जस्टिफाई करना है। तो इन मुद्दों के साथ जिस तरह की गवर्नेंस बीजेपी ने की है 10 बरस में, उसको जस्टिफाई करना है। जो
मुद्दों को लेकर बीजेपी ने काम किया 10 साल में जो शासन रहा, ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर बीजेपी को यहाँ पर चलना है। तो उससे चैलेंज तो है, निश्चित तौर पर चैलेंज है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस के लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि 5 सीटें उनको लोकसभा चुनाव में जीतने को मिली, वोट परसेंटेज में भी बहुत इजाफा हुआ। लेकिन ये जो जैसे आपने योगेश्वर दत्त का जिक्र किया, तो योगेश्वर को पहले 2 बार चुनाव में टिकट दी गई है। बड़ौदा से उनको एक बार उपचुनाव लड़ाया गया, उसके पहले ठीक है। जगदीप सिंधु भी है हमारे लेकिन वो साथ। दोनों बार जैसे चुनाव हार कि गए। रविंद्र जी आपने जिक्र किया कि कुछ नेताओं के बच्चों को भी टिकट दिया गया है, श्रुति चौधरी का आपने जिक्र किया यहाँ पर। हालांकि बीजेपी अक्सर बचती है परिवारवाद से, परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधती है, लेकिन इस लिस्ट में हम देख रहे हैं कि कुछ नेताओं के बच्चों को जरूर टिकट दिया गया है। आरजू की भारतीय जनता पार्टी की जो स्थितियां आज प्रदेश में हैं, उनको जिस प्रकार की चुनौतियां इस प्रदेश में हैं, और ये चुनाव है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पे पता अपने भीतरी सर्वेक्षणों से कि उनकी स्थिति क्या है। तो इसलिए अपनी एक सामान्य सी स्थिति बनाने के लिए चुनाव में हार उनको स्पष्ट दिख रही है, लेकिन एक सम्मानजनक हार के लिए जिस तरह से उन्होंने अलग अलग उम्मीदवारों का चुनाव किया है, और उसी कड़ी में ये टिकटें वितरित की गई हैं, क्योंकि जो अलग अलग नेता हैं, बड़े नेता, उन्होंने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को कहा या वहाँ एक तरह से ये जताया गया कि अगर उनके बच्चों को एडजस्ट नहीं किया जाता तो वो कुछ और समाधान भी खोज सकते हैं। तो निश्चित तौर पे ये देखा जा रहा है कि ये जो आज लिस्ट आई है, इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी की विवशता इन चुनाव के चलते स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। जहां भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी कि परिवारवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा या हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, उनके सीधे से संकेत और उनके प्रमाण मिलते हैं। और दूसरा ये है कि जहां ये कहा जाता था कि जो टिकटें हैं वो मेरिट के आधार पर तय होती हैं, उस वैसी भी कोई बात दिखाई नहीं दे रही। तो अब आप देखिए कि बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर रही, और ये जो एक लिस्ट आई है, इस लिस्ट से ये स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सकें, लेकिन जो धरातल पे स्थितियां हैं, अब उनको ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह संभालेगी आने वाले चुनाव में और चुनाव प्रचार में, इसको देखना होगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं अभी तक प्रदेश में किसी भी तरह के चुनाव प्रचार में नहीं उतरे हैं, और चुनाव के लिए समय भी बहुत कम रह गया है। तो बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिन पे अभी आकलन और विशेष समीक्षा होनी हरियाणा में बीजेपी के लिए चुनौती भी बड़ी है। एक लिस्ट तो आई है उम्मीदवारों की, दूसरी लिस्ट अब जो इस्तीफों की झड़ी लग गई है, कुछ देर पहले हमने अपने दर्शकों को बताया लगातार। अभी मेरे पास खबर आई है आरजू जी, मेरे पास अभी खबर आ रही है, 2-3 ऐसे बड़े नाम हैं हरियाणा प्रदेश के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है या अन्य प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं, और कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो टिकट लेना चाहते थे और जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिनमें सबसे बड़ा नाम रणजीत सिंह चौटाला का है, और जिनको हिसार के सांसद के रूप में चुनाव लड़ाया गया था। बहुत से ऐसे लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों से, उत्तरी हरियाणा से भी हैं, दक्षिणी हरियाणा से भी हैं। तो ये अभी आज शाम तक और 1-2 दिनों में देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी भीतरी रस्साकशी है, और जो भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग लॉबीज हैं, उनके किस तरह से रस्साकशी चल रही है, वो भी सामने आने वाली है। क्योंकि जो टिकटें बांटी गई हैं उनमें अब आप देखिए कि एक अगर उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि जैसे हिसार के पास नलवा सीट है, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा उस सीट से लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको हटा दिया गया वहां से और उनकी सीट बदल दी गई, और वहां कुलदीप बिश्नोई के जो साथी हैं उनकी सीट उनको लगा दिया गया है। तो कुल मिलाकर कई पहलू हैं जगदीप जी, एक तो सीटें बदल दी गई हैं, और रविंद्र जी आपके पास आऊंगी, एक बड़ी वजह और बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है कि कार्यकर्ताओं में गुस्सा है क्योंकि दल बदलुओं को यहाँ पर टिकट मिला है। बिल्कुल, ये देखिए ये बात तो है, पूरे देश रही है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, उसके पहले जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें भी देखा था। तो ये समस्या तो बीजेपी के साथ है, लेकिन उसके बावजूद देखिए वोटर में ज्यादा बदलाव नहीं आता है। कैंडिडेट चाहे किसी भी पार्टी से आए, बीजेपी का कोई भी हो,
लेकिन वोटर्स जो है वो ज्यादातर बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं। जो लोग टिकट मांगना चाहते हैं किसी से या जिनको चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, उनमें जरूर विरोध देखा जाता है, बगावती तेवर देखे जाते हैं। लेकिन उसको सेटल करने के लिए बीजेपी ने पिछली बार एक अलग कमेटी बनाई थी। हो सकता है इस पर भी काम किया जा रहा हो। और क्योंकि जिस तरह से यकीन था इस बार भी कि ज्यादा लोग टिकट मांग रहे हैं, तो कुछ लोगों का विरोध देखने को मिल सकता है। तो वो विरोध होना तो कोई, मुझे लगता है, सामान्य बात है, इस तरह का देखने में मिलता है। लेकिन उसका इलेक्शंस पे कितना बड़ा रिफ्लेक्शन होता है, क्या वोटर्स भी उससे प्रभावित होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए बीजेपी, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी पहले से शुरू कर दी है। लोगों को फील्ड में उतार दिया है। जो लोग, जिनकी संभावना थी कि जहां से टिकटें कट रही हैं, उनको पहले से मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आप जो स्क्रीन पे दिखा रही हैं कई नाम हैं, कई नाम इसके अलावा भी हैं जो अभी स्क्रीन से गायब हैं, और वो भी लोग नाराज हैं। उनकी टिकटों का अभी हालांकि फैसला नहीं हुआ है। जो इन्होंने, जगदीप जी ने बात की रणजीत चौटाला की, रणजीत चौटाला बड़े नाम हैं और उनका भी नाम लिस्ट से गायब है। तो आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो फैसला करेंगे अपने आने वाले भविष्य में, वो किस तरह के कदम उठाएंगे, चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी उनके साथ लगातार संपर्क में है, कोई और उनको पद दे दिया जाएगा या कुछ और तवज्जो दे दी जाएगी जिससे वो लोग मान जाएं। तो सभी लोग जो आज विरोध करते हुए दिख रहे हैं, आखिरी दिन तक ये लगातार विरोध करते रहेंगे जरूरी नहीं है। इनमें से अधिकतर नेताओं को आमतौर पर मना लिया जाता है, तो मुझे लगता है कि इनको भी मना लिया जाएगा कहीं ना कहीं, कुछ को मना लिया जाएगा, कुछ जरूर चुनाव लड़ेंगे। जगदीप जी, आप भी कुछ नामों का जिक्र कर रहे थे, लगातार हम स्क्रीन पे भी अपने नाम दिखा रहे हैं जो इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। क्या लगता है इससे बीजेपी को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है इस चुनाव में? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो परिस्थितियां हैं वो बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं है इस बार प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और 9.5-10 साल का जो उनका शासन है, उसके प्रति लोगों का आक्रोश है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सूची बनाई है और प्रत्याशियों को जो सामने लाए हैं, तो उसमें वो कोशिश यही है कि जितना ज्यादा वो सफल होना चाह सकते हैं या जितनी सफलता हासिल कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सारी स्थितियां बाहर हो चुकी हैं और किसी भी प्रकार के अभी मास्टर स्ट्रोक या चाणक्य नीतियां अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के काम नहीं आने वाली। और एक बड़ी हार, और देखिए आप कि जो अभी तक सर्वेक्षण आए हैं, उन सर्वेक्षणों ने अभी एक हफ्ता पहले भी बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। और उसके अलावा जो सट्टा बाजार है, जो अलग अलग और ऐसे जो साधन हैं या ऐसे स्रोत हैं, वहां से भी ये पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा में बहुत अच्छी नहीं है। और उनकी कोशिश रहेगी कि वो अपने आप को संभाल पाए। लेकिन ये तय है कि जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, प्रादेशिक मुद्दे हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव और बहुत बड़ा आक्रोश लोगों में है और भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी तय है। अब रविंद्र जी, जैसे बीजेपी की खास रणनीति है, किसी भी अगर प्रदेश में चुनाव होता है तो रिपोर्ट कार्ड्स लिए जाते हैं मंत्रियों के, विधायकों के। तो क्या इस बार इस रणनीति पर काम हुआ है हरियाणा में? आपको लगता है इसी वजह से कुछ विधायकों के और मंत्रियों के टिकट कटे हैं? देखिए यार, जो ये जो इलेक्शन है, बीजेपी इसको जिस तरीके से लड़ रही है, वैसे इलेक्शन आमतौर पर बीजेपी लड़ती नहीं है। अभी तक उनका कैंपेनिंग की शुरुआत नहीं हुई। अभी तक यहाँ पर कोई बड़े लीडर्स जो है उन्होंने कैंपेनिंग शुरू नहीं की है। तो जो लोकल लीडरशिप है, जो प्रदेश की लीडरशिप है, वो भी अभी ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पर कैंपेन नहीं कर रही। तो मुझे लगता है इलेक्शंस का जो टिकटों का बंटवारा था, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। उसके बाद ये पार्टी अब शायद कोशिश करेगी। लेकिन जो इसके पहले रैलियां हुई थी और मुख्यमंत्री जो अलग अलग क्षेत्रों में गए थे, उन्होंने अपना पूरा लेखा जोखा जनता के सामने रखा है, जो जो काम उन्होंने कराए हैं। और सबसे बड़ी अचीवमेंट्स जो बीजेपी सरकार अपनी बताती है, वो एक तो एमएसपी पर तमाम फसलों को खरीदने की बात वो कहती है कि पूरा देश में एकमात्र हरियाणा ऐसा राज्य है जहां पर ये फसल खरीदी जाती हैं। और दूसरा, करप्शन फ्री जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है, सरकार की जो नौकरियां दी जा रही हैं, इसके पहले की सरकारें, चाहे वो हुड्डा की सरकार हो या उसके पहले चौटाला की सरकार हो, उन पर ढेर सारे एलिगेशंस ऐसे लगे थे कि सरकारों में करप्शन हुआ है और नौकरियां भाई भतीजावाद के आधार पर या फिर करप्शन करके दी गई हैं। ये सरकार इस बात का दावा करती रही है कि बिना पैसे के, बिना किसी खर्चे के लोगों को नौकरियां मिली हैं और गरीब स्टूडेंट्स थे उनको इसमें से है। इसके अलावा तो हेल्थ सेक्टर है और बाकी तो कई सारे मुद्दे तो आपने बताए रही है।
एक बार जगदीप जी से जानते हैं कि एक तो ये एमएसपी का मुद्दा बड़ा है हरियाणा में, और कौन सा मुद्दा आपको लगता है जिसको लेकर कांग्रेस और बाकी पार्टियां बीजेपी को घेर सकती हैं और उस मुद्दे पर चुनाव लड़ सकती हैं हरियाणा में? आरजू जी, जहां तक मुद्दों का सवाल है, एक लंबी फहरिस्त मुद्दों की हरियाणा में है और प्रदेश के मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो यही है, जो कांग्रेस किसान जो पक्ष है, जो किसान वर्ग है, उसके मुद्दे हैं, उनके मुआवजों की बात है, उनके लिए एमएसपी की बात है। अब जिस तरह 24 फसलों पे एमएसपी जो घोषणा की गई थी, उसमें बहुत सी ऐसी फसलें जो हरियाणा में होती नहीं है, और जो हरियाणा में फसलें होती हैं उनकी खरीद में एमएसपी पे पूरी फसल की खरीद हो, ना कि एक भाग मात्र की। अब जैसे क्या कहा जाता है, क्या एक नीति बनाई गई थी कि अगर मान लीजिए 1 एकड़ में 10 क्विंटल फसल है तो उसका सिर्फ 25 या 30% एमएसपी पे खरीदा जाएगा, बाकी वो खुली मंडी में बेचनी पड़ती है। तो एमएसपी पे पूरी फसल की खरीद हो, ये उनकी मांग है। किसानों की मांग दूसरी है कि जो ट्यूबवेल के कनेक्शंस हैं और जो सिंचाई के उनके लिए सुविधाएं हैं, उनको पानी की जो समस्या है, सिंचाई के पानी की समस्या, वो पूरी उसका निवारण किया जाए, वो नहीं हो पाया। उसके अलावा हरियाणा में जिस प्रकार से बेरोजगारी का आलम है, अभी आप देखिए कि कल या परसों एक भर्ती का विज्ञापन निकला जिसमें एक स्वीपर की भर्ती के लिए 1,46,000 के करीब जो विद्यार्थी हैं या उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा आवेदन किया है, जिसमें से 46,000 तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो ये आलम है, और हरियाणा में बेरोजगारी के लिए, अपने रोजगार के लिए लोगों को आज गाजा या यूक्रेन जाना पड़ता है। उसके अलावा महिला अस्मिता का सवाल है। आप देखिए कि जो इतना बड़ा महिला पहलवानों के साथ ये जो सवाल पैदा हुआ और आंदोलन हुआ, उसका कोई निवारण नहीं हुआ। और जो पहले के एक मंत्री थे जिनके ऊपर एक महिला को छेड़छाड़ करने के आरोप लगे, उनका निवारण नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन पहले हरियाणा के पूरे डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी, और उनकी 10 साल पुरानी मांग, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने तब आश्वासन दिया था जब वो सत्ता में नहीं थी, तो वो मांग है। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, जो मनरेगा के मजदूर हैं, जो अन्य तबके हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनके कोई निवारण नहीं है। कुल मिलाकर तमाम मुद्दे हैं हरियाणा में जिनको लेकर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। शुक्रिया आपका रविंद्र जी और जगदीप जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर मुद्दे गर्म हैं, और खास बात यह है कि बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की, उसके बाद बगावती सुर बीजेपी में निकलना शुरू हो चुके हैं, इस्तीफों की झड़ी लगना शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रतिया की, जहां से विधायक लक्ष्मण नापा ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस में आएंगे लक्ष्मण नापा, ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी एमएलए हैं लक्ष्मण नापा, जो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। दोपहर 4 बजे वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और दिल्ली में ही उनकी ज्वाइनिंग होगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये उन्हें ज्वाइन कराएंगे। बीजेपी ने रतिया से दरअसल लक्ष्मण नापा का टिकट काट दिया है। सुनीता दुग्गल को बीजेपी उम्मीदवार बनाया है, इसी बात से वो नाराज हैं। और एक और नाम अब इस पूरी लिस्ट में शामिल हो चुका है जो बगावत पर उतर आए हैं। रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा, जिन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर यह कि कांग्रेस में जाएंगे लक्ष्मण नापा। बीजेपी एमएलए लक्ष्मण नापा कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। दोपहर 4 बजे वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे और दिल्ली में ही वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराएंगे। क्योंकि बीजेपी ने रतिया से लक्ष्मण नापा का टिकट काटा, सुनीता दुग्गल को बीजेपी उम्मीदवार बनाया, इसी से नाराज रहे और अब नाराजगी उनकी कुछ इस तरीके से झलक रही है कि वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी गुरप्रीत चीमा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गुरप्रीत, जिस बात के कयास लगा रहे थे हम, अब वो धीरे धीरे लिस्ट लंबी होती जा रही है। एक और खबर रतिया से कि विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे आज। जी बिल्कुल, विधायक रतिया के तो शामिल हो ही रहे हैं, वहीं जो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा में करण देव कंबोज, उन्होंने भी
एक्स पे एक पोस्ट किया है और रिज़ाइन दिया है और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है। तो वो भी कह रहे हैं कि अगला फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वो अपने जितने भी जो साथी हैं उनसे बातचीत करने के बाद करेंगे। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी की जो लिस्ट आई है 67 कैंडिडेट्स की, उसमें काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। और जैसे कि बीजेपी ने 3 मिनिस्टर्स की जो लिस्ट है, जो जिनका नाम नहीं है उस लिस्ट में, हमने देखा कि रंजीत चौटाला जो पहले लोकसभा हिसार से लड़े थे बीजेपी की टिकट से, वो पहले इंडिपेंडेंट जीते थे, पावर मिनिस्टर बनाए गए थे, वहीं भी कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट है। तो देखने को ये मिल रहा है कि काफ़ी रिबेल है, काफ़ी जगहों से जो अपनी आवाज़ ऊंची कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि जो रतिया के एमएलए हैं वो वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस। तो आने वाले दिनों में क्यास लगाया जा रहा है कि कई लोग हैं जो और पार्टियों के हाथ थामेंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या बीजेपी जो आपस में लड़ाई चल रही है, जो इन फाइटिंग स्टार्ट हो गई है टिकट्स को लेने के बाद, क्या इनको पैसिफाई कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी के लिए 2 बड़े चैलेंज है। एक, एंटी इनकम्बेंसी लगातार 10 साल से हरियाणा में रूल कर रहे थे, और दूसरा अब जो रिबेल्स है क्या उनको अपनी पार्टी में रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, और अगर कोई छोड़ के जाता है तो कितना बड़ा डैमेज होता है। क्योंकि परिवारवाद की भी बात की जा रही है। पहले बीजेपी में कहा जाता था कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होती, लेकिन इस बार जो टिकट आई है, अगर किरण चौधरी की बात की जाए तो किरण चौधरी कांग्रेस से आके राज्यसभा मेंबर लेती है, और उनकी जो बेटी है वो श्रुति चौधरी, उसको तो शाम से टिकट दी जाती है। यही जो भजन लाल के ग्रैंड सन है भव्य बिश्नोई, उनको टिकट दी जाती है। वहीं कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि इस बार परिवारवाद भी देखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो रिबेल है वो इन बातों पे लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती यही देखती नजर आ रही है कि जो अपने रिबेल्स हैं, जो पार्टी के खिलाफ अपना झंडा उठाई बैठे हैं, क्या उनको सेट कर पाएंगे, पैसिफाई कर पाएंगे। जहाँ जैसे जैसे जो रतिया के एमएलए हैं वो जाके कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं, ऐसे और भी नेता कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं और बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, शुक्रिया आपका गुरप्रीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी चुनौती यहाँ पर बीजेपी के लिए हो गई है, क्योंकि हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में बगावती सुर उठना शुरू हो चुके हैं, कई बड़े नेता इस्तीफा दे चुके हैं। और बड़ी खबर ये कि जो बीजेपी के विधायक हैं रतिया से, वो आज शाम 4 बजे कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। टिकट ना मिलने से वो नाराज थे। यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे।